हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे डिस्कशन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लायबिलिटी साइड के सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर डिस्कशन कर लिया था, सारे एलिमेंट लायबिलिटी साइड के कवर कर लिए थे। इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एलिमेंट्स ऑफ एसेट साइड। एसेट साइड के एलिमेंट्स वन बाय वन देखते जाएंगे और उनकी हेडिंग और सब हेडिंग पर डिस्कशन करते जाएंगे। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम ऑलरेडी 4 मेन हेडिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट के अंदर ले देकर 2 ही मेन हेडिंग्स होती है। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट एंड सेकंड वन इज करंट एसेट। एक होगी नॉन करंट एसेट और सेकंड होगी करंट एसेट। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? नॉन करंट एसेट। ये हमारी मेन हेडिंग है अंडर द साइड व्हाट? एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के बीच का डिफरेंस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। नॉन करंट एसेट में हमारी 4 कंडीशंस लगती हैं। ऑपरेटिंग साइकिल से कम हो, 12 मंथ्स पीरियड से कम हो, ट्रेडिंग के लिए रखी गई हो, या फिर उसको कैश बैलेंस को हमने किसी काम में अटकाया नहीं हो। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट ये हमारी मेन हेडिंग है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग होती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये पूरी की पूरी एक हेडिंग है। एक बात याद रखिएगा, इस हेडिंग को अगर किसी के पास कोई लास्ट ईयर का एडिशन हो बुक का, तो वहां पर ये हेडिंग फिक्स्ड एसेट के नाम से लिखी हुई मिलती है। इसको हम पहले क्या बोलते थे? फिक्स्ड एसेट बोलते थे। तो कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन अब आपको इस ईयर में फिक्स्ड एसेट वाला टर्म यूज नहीं करना, वो हेडिंग एक्चुअली यूज नहीं होगी। हेडिंग यूज होगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जो अपने आप में फिक्स्ड एसेट ही होती है। फाइन। तो हमारी मेन हेडिंग थी नॉन करंट एसेट, उसकी फर्स्ट सब हेडिंग है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके अंडर में हमारे पास 4 सब हेडिंग्स होती हैं, 4 सब हेडिंग्स। इसमें ए होगा सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, ये हमारी फर्स्ट जो इतना पार्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को लास्ट ईयर तक हम बोलते थे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मींस एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच्ड, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनका अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस। और वैसे भी आप क्लास 11 के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल के डिफरेंसेस अच्छी तरह से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। इस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सारी वो एसेट आ जाएंगी जो टेंजिबल नेचर की हो और जिनका पीरियड मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल है। जैसे हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ठीक है, मोटर व्हीकल हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ये सारी की सारी आइटम्स किसमें आ जाएंगी? हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? टेंजिबल एसेट। चलिए जी, ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसी की बी सब हेडिंग होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स की जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, इस इंटेंजिबल एसेट के अंदर वो सारी एसेट आती है जिनका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, या हम उनको बोले जो विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, जो हम हमारी आई से देख नहीं सकते। ऐसी एसेट सारी इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती हैं। आपको ये अच्छी तरह से पता है, 11 के अंदर ये कंसेप्ट हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं। फाइन। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एसेट आएंगी भाई? इसके अंदर बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट आती हैं, जैसे हमारी गुडविल आ जाएगी, पेटेंट्स आ जाएंगे, कॉपीराइट्स आ जाएंगे, ट्रेडमार्क्स आएंगे, फ्रेंचाइजीज आएंगी, रेसिपीज आएंगी, मास्ट हेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो अपने आप में टेंजिबल नहीं होती, जो हम किसी स्पेसिफिक यूज के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ परमिशंस होती हैं, वो सारी किसमें आ जाएंगी? हमारी इंटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी इंटेंजिबल एसेट सेकंड सब हेडिंग हो गई। उसके बाद अगर हम सी पॉइंट पर आए, तो ये सी पॉइंट होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग होता है एसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एसी टेंजिबल एसेट्स जिनका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है और वो एक्चुअली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बनी नहीं है, मींस टेंजिबल एसेट बनी नहीं है। देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि आपके एक इस प्रेमाइसेस के अंदर ये पूरा आपका कंपनी का एक फैक्ट्री का प्रेमिसेस है, और इस एरिया में आपकी ऑलरेडी फैक्ट्री बनी है। यहां पर अब आप एक नई फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने स्टार्ट किया 1 जनवरी 23 को, और इसकी टोटल कॉस्ट है लेट्स सपोज 80 करोड़। 80 करोड़ के अंदर ये पूरा सेटअप, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्लीट हो जाएगा। फाइन।
लेकिन इसको कंप्लीट होने में नियर अबाउट मान लें कि आपको साल भर लगेगा या 9 मंथ्स लगेंगे, जैसे हम मान लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 अक्टूबर 23 को जाकर कंप्लीट हो जाएगा 80 करोड़ का। ओके, अब 1 जनवरी 23 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, काम होना स्टार्ट हो गया, बट 31 मार्च 23 को हमें क्या करना है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की डेट आ गई है। तो अब इस दिन आप क्या करेंगे, देखिए आप ये पता करेंगे कि इस दिन तक हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये कितने की बनी है। मान लीजिए अभी तक हमारा सिर्फ 15 करोड़ का काम ही कंप्लीट हुआ है। ओके, बट अभी मैं इस 15 करोड़ को कहां लिखूं, भाई एक्सपेंडिचर तो हो चुका है, एसेट तो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी इसको मैं फिक्स्ड एसेट बोल भी नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होने के बाद ये डेप्रिशिएबल एसेट हो जाएगी और डेप्रिसिएशन अभी इस पे चार्ज कर नहीं सकते जब तक ये कंप्लीशन नहीं होगा। तो फिर किस हेडिंग में डालें, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये जाएगा किसमें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग में चला जाएगा। ओके, और फिर 1 अक्टूबर 23 या जब भी कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर कंप्लीशन में आ जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर में इसको कहां डाल देंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में डाल देंगे। तो एसी टेंजिबल एसेट, एसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका काम एक्चुअली चल रहा है और अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ द फोर्थ हेडिंग इज व्हाट, फोर्थ हेडिंग इसकी होती है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अभी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का सेम टू सेम फंडा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल के लिए होता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल के लिए होता है। भाई आपने गवर्नमेंट के हो या कहीं पर भी कोई एक इंटेंजिबल एसेट पेटेंट, कॉपीराइट या लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई किया। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि आपने 1 मार्च 23 को एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट से, ठीक है, और इसकी फीस आपने लेट्स सपोज 10 करोड़ रुपीस कंपनी ने पे कर दी गवर्नमेंट को, तो मींस पेमेंट तो हो चुका है, बट इसकी पूरी प्रोसीजर में अभी 2 से 3 मंथ लगेंगे। मींस मान लें 1 जून 23 अराउंड क्या होगा, आपके पास ये पेटेंट या जो भी पेटेंट या जो लाइसेंस, सॉरी, वो लाइसेंस आपके पास आएगा। ओके, बट इन बिटवीन 31 मार्च 23 आ चुकी है। अब आपको इस दिन बनानी है बैलेंस शीट, और ये इंटेंजिबल एसेट अभी आपकी हुई नहीं है, अभी आप इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकते। जब तक आपके पास लाइसेंस आएगा नहीं, तब तक आप उसकी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहां पर ये जो 10 करोड़ का लाइसेंस है, इसको इंटेंजिबल एसेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी लाइसेंस आपका हुआ नहीं है, आपको अलॉट नहीं हुआ है। हमने इसका पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट किया हो, पार्ट पेमेंट किया हो, व्हाटएवर, आपने इसका पेमेंट कर दिया, बट अभी तक आपको अलॉट नहीं हुआ। मींस अंडर डेवलपमेंट है, उसका वर्क एक्चुअली चल रहा है, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल एसेट के लिए होता है, वही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है। फाइन, तो हमारी फर्स्ट मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, और 4 सब हेडिंग से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन progress and intangible assets under development. Now we will move to the next main heading, और हमारी जो next main heading होती है नंबर 2, यहां लिख रहा हूं मैं, that is what non-current investments। ठीक है, अभी ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सारे देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस किस चीज का है, पीरियड का। अगर पीरियड मोर देन 1 ईयर हो या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर वही इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर 12 मंथ से कम पीरियड का हो या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता देता हूं। उसमें इसके अंदर आते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मींस हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करके रखे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर 12 मंथ से ज्यादा का है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 12 मंथ से कम होगा तो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स बाय कर रखे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, हमें कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बाय करनी पड़ती है या किसी स्पेसिफिक ट्रस्ट की सिक्योरिटीज होंगी वो बाय करेंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, हमने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बाय कर रखे हैं, वो भी इधर आएगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म मींस कंपनी ने किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो भी इधर आएगा। बट सिर्फ डिफरेंस दोनों के अंदर, अच्छा ये सेम टू सेम सारे कंटेंट किस में आएंगे, हमारे करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, बस डिफरेंस क्या है, यहां पर पीरियड मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल है, उधर लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। एनीवे चलिए, उसके बाद में फिर हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद थर्ड आता है हमारी मेन हेडिंग, दैट इज व्हाट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ब्रैकेट में नेट डेफर्ड टैक्स एसेट है, इसी का मैंने आपको फंडा बताया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन द लेक्चर ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, आप उसको देख सकते हैं, वहां से उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर डिफरेंस रह जाता है, अगर हमारा रिसीवेबल अमाउंट है हमें उनसे लेना है तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, पेबल अमाउंट है तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। उसके बाद फोर्थ होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखिए ये लोन्स एंड एडवांसेस जो वर्ड आ रहा है, ये लोन्स एंड एडवांसेस देने के सेंस में है, लेने के सेंस में नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यही लोन्स एंड एडवांसेस हमने लायबिलिटी के अंदर भी पढ़ा था, करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये लोन्स एंड एडवांसेस, हमारी कंपनी ने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं और ये लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, ज्यादा पीरियड के लिए हैं, तो ये किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अंदर मेनली क्या आता है, सबसे पहले तो आता है इसमें कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस का मीनिंग होगा कि भाई आपने कोई एक एसेट आपको बाय करनी है और उस एसेट को बाय करने में टाइम लगेगा, हो सकता है वो उसके उस एसेट को बना करके, उस मशीन को बना करके फिर आपको सेंड करेगा, वो जो भी मैन्युफैक्चरर है कि इंडिया के बाहर से ला रहा है कहीं से, और उसके लिए आपने कुछ कैपिटल एडवांसेस दे दिए। मान लीजिए वो 50 करोड़ की एसेट है और आपने उसको 10 करोड़ रुपीस एडवांस में दे दिए। अब ये 10 करोड़ तो आपको वापस आने वाला है नहीं, इसके बदले में क्या आएगी, आपकी मशीन आएगी, मींस ये 10 करोड़ विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। तो ये जो हमारा कैपिटल एडवांसेस है, ये हमारा लॉन्ग टर्म का क्योंकि फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट है तो हम इसको किस में लेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर लेंगे, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और दूसरा कोई इसके अंदर आते हैं अदर एडवांसेस, और वो एडवांसेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि उसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ कम टू द लास्ट हेडिंग ऑफ अदर नॉन करंट एसेट, दैट इज व्हाट, अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट का मीनिंग, अब जो स्पेसिफिकली किसी हेडिंग के अंदर नहीं हो तो वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी अदर नॉन करंट एसेट में। सब ध्यान इतना रखने का है कि इसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होना चाहिए। इसके अंदर मेन क्या आता है, जैसे अगर आपने कहीं पर कोई आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट का मनी दी के रखा है या कुछ इस तरह से पेमेंट कर रखा है जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट मेन हेडिंग, दैट इज व्हाट, नॉन करंट एसेट। अब हम इसी के अंदर आते हैं और सेकंड मेन हेडिंग देखते हैं, दैट इज व्हाट, करंट एसेट। सेकंड मेन हेडिंग होगी हमारी करंट एसेट, ठीक है। और करंट एसेट कौन सी होंगी, जिसका पीरियड लेस देन 1 ईयर हो या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो। इसके अंदर देखिए वहां पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट हटा दीजिए, जो उधर से वही सेम टू सेम इसके अंदर चलेगा। ये सॉरी बी पॉइंट है, इसके अंदर नंबर 1 आएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के कंटेंट सेम टू सेम है, सिर्फ ध्यान किसका रखना पड़ेगा, आपको पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड पार्टनरशिप फर्म, ये सारी की सारी हेडिंग किसके अंदर आएंगी, सेम। बस दोनों में सेम टू सेम कंटेंट है, याद रखिएगा, बस लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ का फंडा याद रखना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट इज अवर व्हाट, नंबर 2, इन्वेंट्रीज। अब देखिए इन्वेंट्रीज के अंदर क्या आती है, इन्वेंट्रीज मींस स्टॉक, सिंपल सा फंडा। इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेंट्रीज आएंगी ये मैं आपको बताता चलता हूं। इसके अंदर आएगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये तो आएगा ही आएगा। बिसाइड्स आता है इसमें इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स और स्टोर्स पड़ा होता है। और लास्ट आता है इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स, लेकिन ये सॉरी ट्रेडिंग एसेट नहीं होती, ये ट्रेडिंग इन्वेंट्री नहीं होती है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेंट्री होती है, और ये तीनों ट्रेडिंग इन्वेंट्री होती है, फाइन। बट अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर ही इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंसीडर किया जाएगा, ओके। उसके बाद
हमारी थर्ड हेडिंग जो होती है दैट इज व्हाट ट्रेड रिसीवेबल्स, और आपको पता है ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में घूम फिरकर सिर्फ आपकी दो ही एसेट आती हैं इसमें। इसके अंदर फर्स्ट कौन सी होगी, आपकी डेटर्स जो आपको पैसा लेना है, और दूसरा होगा आपका बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पीडीडी डिडक्ट करने के बाद आएगा। अच्छा, पीडीडी के दो ट्रीटमेंट होते हैं, अभी मैं आ गया हूं यहां तो बता दूं आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, डेटर्स में से डिडक्ट करके एसेट साइड में लिख दें उसको, या फिर अगर डेटर्स में से डिडक्ट नहीं करते तो फिर आपको उसको लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शो करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी ट्रीटमेंट आप लेना चाहें आप ले लीजिए। कभी आपको ऐसा एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट कहां होगा, कहां शो करेंगे, तो आप ये दोनों उसके अंदर बताएंगे कि भाई एक तो ये कर सकते हैं कि हम डेटर्स में से डिडक्ट करके एसेट साइड में ही शो कर दें, एंड सेकंड वन इज व्हाट टू शो इट एज अ करंट लायबिलिटी अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग के अंदर आ जाती है। एनीवे, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। उसके बाद फिर फोर्थ होगा हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कैश और कैश के जैसे। देखिए इसके अंदर जो मेन आइटम्स होती हैं, सबसे पहले आएगी हमारी क्या, कैश इन हैंड आएगा, एज यूजुअल कैश एट बैंक आएगा। एक होता है चेक इन हैंड। चेक इन हैंड का मीनिंग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, चेक आपको मिल गया बट अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं किया। एक होता है इसमें ईयर मार्क्ड बैलेंसेस। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस का मीनिंग होता है ऐसे बैलेंसेस जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए अटका के रखे हों, जिनको आप यूज नहीं कर सकते हो, दोज आर कॉल्ड एज ईयर मार्क्ड बैलेंसेस। और देखता हूं उसके अंदर अगर कुछ होगा तो उसमें उसके बाद बैलेंस विद, हाँ बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज अ मार्जिन मनी, कोई एक स्पेसिफिक मार्जिन मनी के फॉर्म में पैसा रखा गया हो, और बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारे सारी आइटम्स इसके अंदर हो गई। ठीक है, उसके बाद आए हमारी फिफ्थ हेडिंग के ऊपर। फिफ्थ हेडिंग होती है हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उधर था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब नाम से समझ में आ रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस जब मैंने उधर बताए थे उसकी बजाय पे यहां पर लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएंगे, लेकिन इसका पीरियड ऑफ टाइम जो होगा वो लेस देन 12 मंथ्स होगा। इसके अंदर ज्यादा कुछ हेडिंग दे भी नहीं रखी उसके अंदर, तो मैं ज्यादा उस पर बात भी नहीं कर सकता। और सिक्स्थ इज व्हाट, अदर करंट एसेट। अब हमें इस पे एसेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अदर करंट एसेट है, अदर करंट एसेट मींस जिसका पीरियड जो होगा वो 12 मंथ से कम का होगा, लेकिन वो किसी ऊपर की हेडिंग के अंदर मेंशन नहीं होगी, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर करंट एसेट्स। ठीक, फाइन। तो ये हमारे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के सारे कंसेप्ट थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। ठीक, फाइन। आई होप आपको ये एसेट साइड वाला पार्ट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।